हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक है बीपीएच इसका पूरा नाम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया है। तो इसको ही प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट या एनलार्ज प्रोस्टेट के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज है क्योंकि इस पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीपीएच जो है या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया एक्चुअली होता क्या है। तो नाम से ही अगर देखें इसमें तो हाइपरप्लेसिया आ रहा है। प्लेसिया का मतलब तो सेल होता है और हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज। तो नंबर ऑफ सेल जो है वो बढ़ना, उसको हाइपरप्लेसिया कहते हैं। और प्रोस्टेटिक का मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है उसके अंदर, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसके अंदर सेल जो है उसकी संख्या बढ़ जाती है और वो संख्या बढ़ने के कारण से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसके अंदर क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है, मतलब उसका आकार जो है वो बड़ा हो जाता है। उसको ही हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। हाइपरट्रॉफी का मतलब तो सिंपल आकार जो है उसका बढ़ना या सेल की आकार जो है वो इंक्रीज होना, उसको ही हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने के कारण से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसके अंदर क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी या एनलार्जमेंट हो जाता है। और एनलार्जमेंट होने के कारण से यूरिन का जो फ्लो जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन या अवरोध पैदा हो जाता है। और उसी कंडीशन को बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया कहते हैं। तो सबसे मेन चीज़ तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसकी डिसीज कंडीशन होती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक्चुअली होती कहाँ पर है? प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो पुरुषों के अंदर होती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो पुरुषों में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका असेसरी ऑर्गन होता है। ये एक प्रकार की ग्लैंड होती है। ये ग्लैंड जो होती है वो अखरोट के आकार के समान होती है, मतलब अखरोट जो होता है उसके आकार की होती है। और ये ग्लैंड जो होती है वो यूरिनरी ब्लैडर जो है उसकी जो नेक जो होती है वहाँ पर यूरेथ्रा के चारों ओर स्थित होती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो एक प्रोस्टेटिक फ्लूइड सिक्रेट करती है। यही प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है वो सीमन जो होता है या वीर्य उसका पार्ट बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं कि ये बीपीएच जो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया वो किन कारणों से होता है। तो बीपीएच जो है अगर नॉर्मल अगर देखें तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो जन्म के बाद धीरे धीरे उसका आकार जो है बढ़ने लगता है। लगभग 30 वर्ष की आयु तक इसका आकार बढ़ता है, उसके बाद इसका आकार बढ़ता नहीं है। आकार बढ़ने के लिए जो एक हार्मोन होता है उस हार्मोन का नाम होता है डीटीएच, डाईहाइड्रोक्सीटेस्टोस्टेरोन। कहीं कहीं पर आपको डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये हार्मोन जो होता है वो हार्मोन क्या करता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसकी जो टिश्यू जो होता है, स्ट्रोमल टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है उसको स्टिमुलेट करता है। और स्टिमुलेशन के कारण से इसके अंदर सेल डिवीजन होगा और इसके बाद इसका आकार जो है वो बढ़ता जाता है। ये डीटीएच हार्मोन जो होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वो मेनली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उससे ही बनता है। एक एंजाइम होता है 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। ये 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम जो होता है ये एंजाइम क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसको डीटीएच के अंदर बदल देता है। और यही डीटीएच हार्मोन जो होता है वो फिर जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर और प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल जो इसको स्टिमुलेट करता है। उसके कारण से उसके अंदर आकार जो है बढ़ता जाता है और 30 साल के बाद इसका आकार जो है बढ़ना बंद हो जाता है। लेकिन किसी कारण से भी इसका आकार बढ़ जाता है तो उसके कारण से बीपीएच की कंडीशन होती है। अगर कारण देखें तो इसका एग्जैक्ट कॉज जो है कि वास्तविक कारण क्या है इसके आकार बढ़ने का वो उतना क्लियर नहीं है कि वास्तव में किन कारणों से ये आकार बढ़ रहा है, वो क्लियर नहीं है। अनुमानित जो कारण बताया गया है वो बताया गया है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, एज बढ़ती जाएगी, उसके अंदर एंडोक्राइनल चेंजेस आते हैं, मतलब एंडोक्राइन जो है वो चेंज आएंगे, उसके हार्मोनल चेंजेस आते हैं। एक हार्मोन होता है एंड्रोजन हार्मोन जो होता है जो कि डीटीएच हार्मोन है। डीटीएच एक प्रकार का एंड्रोजन हार्मोन होता है। इस हार्मोन जो उसका लेवल बढ़ जाता है और उसके कारण से प्रोस्टेट ग्लैंड जो उसका आकार बढ़ जाता है। यह हार्मोन जो है उसका बढ़ने का जो एग्जैक्ट कॉज जो है वो भी उतना क्लियर नहीं है। इसके अलावा कुछ फैमिलियर मतलब जेनेटिक फैक्टर जो होता है या पारिवारिक इतिहास जो होता है, फैमिली में किसी को अगर बीपीएच है तो उसके कारण से बीपीएच होने की थोड़ी बहुत संभावना रहती है। बाकी वास्तविक कारण जो है इसका वो क्लियर नहीं है। अब बात करते हैं बीपीएच जो होता है या प्रोस्टेट ग्लैंड में एनलार्जमेंट जो होता है वो कैसे होता है, मतलब इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एनलार्जमेंट जो है अभी जस्ट बात की थी कि कारण जो है तो क्लियर नहीं है, लेकिन किसी भी कारण से खास करके एजिंग, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र जो है बढ़ती जाती है, क्योंकि बीपीएच जो होता है वो 50 वर्ष की आयु के बाद होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उसके अंदर क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। और टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने के कारण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो फिर किस में बदल जाएगा, डीटीएच हार्मोन के अंदर चेंज हो जाएगा। डीटीएच मतलब डाईहाइड्रोक्सीटेस्टोस्टेरोन। कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम होता है जस्ट बताई थी 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन जो इसको डीटीएच हार्मोन जो होता है उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। उसके कारण से क्या होगा कि डीटीएच हार्मोन जो होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड के अंदर उसका लेवल बढ़ जाएगा।
जैसे इसका लेवल बढ़ेगा, ये हार्मोन जो होता है वो क्या करेगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है उसका जो स्ट्रोमल टिश्यू जो होते हैं, मतलब स्ट्रोमल सेल जो होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल होते हैं, स्ट्रोमल सेल जो होते हैं और दूसरा ग्लैंडुलर सेल होते हैं, उसके अंदर उसका क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, मतलब वो जमा हो जाएगा। और यह हार्मोन वहाँ पर जमा होने के कारण से ये डीटीएच हार्मोन जो है वो क्या करेगा कि ये जो स्ट्रोमल सेल जो है और ग्लैंडुलर सेल जो होता है उन सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उन सेल को स्टिमुलेट करेगा। और स्टिमुलेशन के कारण से उसके अंदर क्या होने लगेगी, ग्रोथ चालू हो जाएगी, मतलब सेल डिवीज़न जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। और सेल डिवीज़न के बाद उसके अंदर क्या होगी, ग्रोथ होगी। ग्रोथ होने के कारण से उसके अंदर नोडुल्स जो होते हैं, मतलब नोड वो बन जाएंगे और उसमें क्या होगी, हाइपरप्लेसिया हो जाएगा। जैसे हाइपरप्लेसिया होगा, हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, सेल की संख्या जो वो बढ़ना, ठीक है। तो सेल की संख्या बढ़ेगी, हाइपरप्लेसिया होगा, उसके कारण से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसका आकार बढ़ जाएगा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होगा, एनलार्जमेंट होगा, मतलब उसका आकार जो है बढ़ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसकी साइज बढ़ जाएगी। और जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ेगी वो क्या करेगा कि यूरेथ्रा, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर होती है, यूरेथ्रा जो है उसके चारों तरफ होती है, उसके कारण से जैसे आकार बढ़ेगा इसका प्रेशर जो है या ये क्या करेगा, यूरेथ्रा जो इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, यूरेथ्रा के अंदर कंप्रेशन होगा, यूरेथ्रा दब जाएगी। साथ ही साथ कभी कभी आकार बढ़ जाता है तो ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर की नेक वो भी क्या होगी, अंदर की तरफ दब जाएगी। तो यूरिनरी ब्लैडर की नेक जो है वो भी दबेगी, साथ ही साथ यूरेथ्रा जो है वो भी क्या होगा, कंप्रेस होगा। यूरेथ्रा जो है उसका कंप्रेशन होगा तो उसके कारण से क्या होगा, और यूरिन का जो फ्लो है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, मतलब यूरिन के फ्लो के अंदर अवरोध आ जाएगा, यूरिन जो है वो पूरी तरह से फ्लो नहीं हो पाएगी। जैसे यूरिन का फ्लो के अंदर अवरोध आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो उसके कारण से यूरिन का क्या होगा, रिटेंशन होगा, मतलब यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर रुक जाएगी। और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन रुकने के कारण से ब्लैडर जो है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाएगा। ब्लैडर जो है वो पूरी तरह खाली नहीं होने के कारण से क्या होगा, यूरिन जो है ब्लैडर में भरी हुई रहेगी, तो यही यूरिन जो है फिर क्या होगा कि यूरेटर जो है उसके द्वारा किडनी के अंदर चली जाएगी, और किडनी जो है वो यूरिन से क्या होगी, फिल हो जाएगी, मतलब किडनी जो इसके रीनल पेल्विस के अंदर है, किडनी के अंदर यूरिन जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगी। किडनी के अंदर वाटर जो है या यूरिन का एक्यूमुलेशन होना, उसी कंडीशन को हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो इसके कारण से हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन उत्पन्न होगी, और हाइड्रोनेफ्रोसिस के कारण से किडनी जो है उसके सेल या नेफ्रॉन जो होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे। तो एक तरह से क्या कंडीशन हो सकती है, किडनी डैमेज की कंडीशन जो है वो उत्पन्न हो सकती है। तो ये तो हो जाएगा बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया जो है बीपीएच, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब ये डिसीज कंडीशन जो है वो कैसे होती है। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम या कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो दिखाई देते हैं। तो साइन एंड सिम्टम जो है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एनलार्जमेंट जो होता है वो एकदम से नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है, मतलब धीरे धीरे प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका आकार बढ़ता जाता है। स्टार्ट में इसके अंदर साइन एंड सिम्टम जो होते हैं वो यूजुअली नज़र आते नहीं है, मतलब शुरुआत में तो कोई लक्षण जो होते हैं वो नज़र नहीं आते, ये शुरुआत में एसिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब किसी तरह के कोई लक्षण नज़र नहीं आते। लेकिन जैसे जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार बढ़ता जाएगा, यूरेथ्रा जो होती है वो क्या होने लगेगी, कंप्रेस होने लगेगी, और यूरेथ्रा का कंप्रेशन होगा, उसके कारण से क्या होगा कि यूरिन फ्लो जो है उसके अंदर अवरोध पैदा होगा, और उसमें अवरोध होने के कारण से यूरिनरी ब्लैडर जो है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाएगा। मतलब सबसे पहला सिम्टम तो वही होगा कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाएगा, उसके अंदर यूरिन जो है भरी हुई रहेगी। यूरिनरी ब्लैडर जब पूरी तरह से खाली नहीं हो पाएगा तो उसके कारण से यूरिन जो है उसके अंदर क्या होगी, रुकी हुई रहेगी, तो यूरिनरी रिटेंशन होगा। और यूरिनरी रिटेंशन के कारण से अगली चीज़ क्या होगी, जब यूरिनरी रिटेंशन होगा तो इधर से ब्लैडर जो है वो यूरिन को पास करने की कोशिश करेगा, उसके कारण से थोड़ी यूरिन जो है वो बाहर निकलेगी, उसके बाद वापस रुक जाएगी, तो उसके कारण से यूरिन पास करने की जो समय जो होता है वो बढ़ जाएगा, मतलब उसको बार बार यूरिन आएगी, बार बार यूरिन आना उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो बार बार यूरिन आएगी, बार बार यूरिन आएगी, लेकिन जब भी यूरिन पास करेगा थोड़ी सी यूरिन जो है वो बाहर निकलेगी, उसके बाद यूरिन बाहर निकलना बंद हो जाएगा। उसका मतलब क्या होगा कि वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ स्ट्रीम जो होती है वो भी क्या होगी, वीक होगी, क्योंकि यूरेथ्रा जो है कंप्रेस हो रहा है। यूरेथ्रा कंप्रेस होने के कारण से यूरेथ्रा का ल्यूमेन जो होता है वो नैरो हो जाएगा, और नैरो सकरा होने के कारण से यूरिन जो है उसकी जो धारा जो होती है वो क्या होगी, वीक हो जाएगी। तो वीक स्ट्रीम जो है वो भी एक सिम्टम नज़र आएगा, तो वीक स्ट्रीम हो जाएगी। अगला यूरिन जो होती है वो यूरिनरी ब्लैडर में रुकी हुई रहती है, जिसके कारण से यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से फुल हो जाता है। वो फुल रहता है तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा, और तनाव उत्पन्न होने के कारण से ब्लैडर जो होगा वो यूरिन को खाली करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या होगा, उसको यूरिन पास करने की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होगी, उसको ही अर्जेंसी कहते हैं। तो अगला सिम्टम जो है अर्जेंसी होगा, मतलब यूरिन पास करने की तीव्र इच्छा होना।
लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, यूरिन पास करने की तीव्र तो इच्छा होती है, लेकिन यहाँ पर यूरेथ्रा जो है उसमें कंप्रेशन हो रहा है, उस कंप्रेशन के कारण से यूरिन जो है वो पास कर बाहर निकलेगी नहीं, और यूरिन पास करते समय उसको क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी या पेन जो है वो भी हो सकता है। तो यूरिन पास करते समय डिफ़िकल्टी होना, पेन होना, उसको ही डिसयूरिया कहते हैं। तो अगला सिम्टम जो है वो डिसयूरिया होगा, मतलब यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी या पेन होगा। एक प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार जैसे ही बढ़ता है और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ब्लैडर की जो नेक जो होती है वहाँ तक चला जाता है। वहाँ तक जाने के कारण से यहाँ की जो स्फिंक्टर मसल जो होती है वो वीक हो जाएगी, वो प्रॉपर काम नहीं करेगी, और वो प्रॉपर काम नहीं करेगी उसके कारण से ये ओपनिंग जो होती है वो पूरी तरह से बंद नहीं हो पाएगी, थोड़ी सी खुली रहेगी। खुली होने के कारण से बूंद बूंद करके यूरिन जो होती है वो बाहर आएगी। बूंद बूंद करके यूरिन का बाहर आना उसको ड्रिबलिंग कहा जाता है, मतलब बूंद बूंद करके यूरिन जो है उसका बाहर निकलना। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फिल रहेगा, उसके कारण से रात के समय बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा। रात्रि के समय बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होना, यूरिन का ज़्यादा बाहर निकलना, उसको ही नॉक्चूरिया कहा जाता है। तो अगला सिम्टम जो है नॉक्चूरिया, मतलब रात्रि के समय बहुत ज़्यादा यूरिनेशन की इच्छा होना, ये कंडीशन होती है। एक यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके अंदर डिस्टेंशन हो जाएगा, फुलाव रहेगा। यूरिनरी ब्लैडर में डिस्टेंशन के कारण से क्या होगा, एब्डोमेन के अंदर डिस्कम्फर्ट जो है वो फील होगा। साथ ही साथ क्या होगा कि एब्डोमेन की मसल जो है वो कोशिश करेगी यूरिनरी ब्लैडर जो है उसको खाली करने की, उसके ऊपर प्रेशर डालने की। उसके कारण से एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग जो होती है, मतलब एब्डोमेन की मसल जो है उसके ऊपर स्ट्रेनिंग होगी। तो अगला सिम्टम जो है वो नज़र आएगा एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग होना। तो ये तो इसके साइन एंड सिम्टम जो होते हैं, मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या लक्षण वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया जो है उसको डायग्नोस्टिक कैसे करते हैं, या इसमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन जो है वो किए जाते हैं। तो उसमें एक तो हिस्ट्री जो है वो ली जाती है एज यूजुअल, जैसा कि तो हिस्ट्री के अंदर पेशेंट को जो कंप्लेंट आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि उसको नॉक्चूरिया होता है, अर्गेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, यूरिन पास करने में दिक्कत आ रही है, यूरिन जो है वो कम पास आउट हो रही है, तो वो अपनी कंप्लेंट बताता है। सेकंड जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर मेनली एक DRE जो होता है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर क्या करता है कि ग्लव्ड हैंड जो होते हैं उसको एनस के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और उसके बाद फिंगर के द्वारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसकी साइज़ को मेज़र किया जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एनलार्जमेंट तो नहीं है। तो एक तो DRE जो है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, उसके द्वारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो इसकी साइज़ जो है उसका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट यूरिन एनालिसिस जो है वो किया जाता है। यूरिन एनालिसिस मतलब यूरिन जो है उसको एनालाइज किया जाता है, यूरिन जो है उसको चेक किया जाता है। यूरिन जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो, यूरिन जो इसका pH जो होता है वो, एक यूरिन जो उसकी वॉल्यूम कितना यूरिन पास आउट कर पा रहा है यूरिन को वो, इसके अलावा यूरिन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है उसके अंदर। इसके अलावा पस सेल है, एपिथेलियल सेल है, या ब्लड जो है वो प्रेजेंट तो नहीं है। BPH के अंदर कभी कभी यूरिन जो है उसके अंदर ब्लड सेल जो है वो या RBC जो है प्रेजेंट मिल सकता है। हेमीचूरिया भी कभी कभी हो सकता है। अगला PSA जो होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, वो टेस्ट करवाया जाता है। PSA में ब्लड जो है उसके अंदर एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, उसका अमाउंट जो है वो मेज़र किया जाता है। नॉर्मली PSA जो होता है उसका अमाउंट जो होता है वो प्रोस्टेट कैंसर की कंडीशन के अंदर इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा कभी कभी BPH जो है उसके अंदर या प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी PSA लेवल जो है वो बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो ब्लड के अंदर PSA जो होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, उसका लेवल जो है वो चेक किया जाता है। PSA के ऊपर अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो बनता है। एक रीनल फंक्शन टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट मेनली किडनी जो है उसकी फंक्शनिंग जो है वो पता करने के लिए किए जाते हैं, जिसमें ब्लड जो है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम का लेवल, इसके अलावा सीरम क्रिएटिनिन जो होता है उसका लेवल, एक BUN जो होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है उसका लेवल जो है वो चेक किया जाता है। अगला ब्लड स्टडी जो है वो की जाती है, किडनी की फंक्शनिंग जो है प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके अलावा कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, उसको चेक करने के लिए ब्लड स्टडी जो है वो करवाई जाती है। ब्लड स्टडी के अंदर मेनली हीमोग्लोबिन लेवल, CBC लेवल जो होता है वो चेक किया जाता है। अगला यूरोडायनामिक फ्लो स्टडी की जाती है। यूरोडायनामिक फ्लो स्टडी मतलब यूरिन जो है उसका जो फ्लो जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यूरिन की स्ट्रीम जो है वो कैसी हो रही है, कितना यूरिन जो है वो एक टाइम में वो पास आउट कर पा रहा है, उन सब की स्टडी जो है वो करवाई जाती है। एक ट्रांसरेक्टल सोनोग्राफी करवाई जाती है। ट्रांसरेक्टल मतलब रेक्टम जो है उसके द्वारा सोनोग्राफी करवाई जाती है, और सोनोग्राफी के द्वारा ही प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसकी साइज़ जो मतलब उसका आकार कितना है उसको मेज़र किया जाता है।
अगला सिस्टोस्कोपी जो है वो करवाई जाती है। सिस्टोस्कोपी एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है यूरिनरी ब्लैडर का, जिसमें एंडोस्कोप होता है जिसके आगे कैमरा लगा रहता है, उसको यूरेथ्रा के द्वारा इंसर्ट किया जाता है और स्क्रीन के ऊपर देखा जाता है कि यहाँ पर कंप्रेशन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है या ब्लॉकेज कितना हो रहा है, उसको मेज़र किया जाता है। इसके अलावा एक बायोप्सी जो है वो करवाई जाती है। मेनली प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका टिश्यू लिया जाता है और टिश्यू लेने के बाद उसकी जांच करवाई जाती है कि उसके अंदर बिनाइन ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है या प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है, या हाइपरप्लेसिया हो रहा है वो किस प्रकार का हो रहा है, सेल जो है वो कितने अलग प्रकार के सेल है उसके अंदर, इत्यादि की जांच की जाती है। तो ये तो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो हो जाएगा। फिर है इसका मेडिकल मैनेजमेंट, और मेडिकल मैनेजमेंट में एक तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मेडिसिन जो है वो कौन से काम में ली जाती है, तो उसमें एक तो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। ये अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर जो होती है वो क्या करती है कि यूरिनरी ब्लैडर जो है उसकी जो नेक है, उसकी जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसके अंदर जो स्मूथ मसल्स है उनको रिलैक्स करती है, और उनको रिलैक्स करके ये जो यूरेथ्रा के ऊपर जो कंप्रेशन जो हो रहा है, दबाव जो हो रहा है, वो दबाव को क्या करती है, कम करने का काम करती है। इसमें जो मेडिसिन काम में ली जाती है वो टेराजोसिन करके मेडिसिन होती है, वो काम में लेते हैं। दूसरी जो ड्रग काम में ली जाती है एंटी एंड्रोजन एजेंट काम में लिए जाते हैं। ये एंटी एंड्रोजन एजेंट जो होते हैं उसमें जो काम में ली जाती है वो फिनास्टेराइड करके एक ड्रग होती है, वो काम में ली जाती है। या बीपीएच की मोस्ट कॉमन काम में ली जाने वाली ड्रग जो है वो फिनास्टेराइड है। ये फिनास्टेराइड जो ड्रग होती है ये क्या करती है कि एंजाइम होता है 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम जो होता है, जो क्या करता है टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर बदलने का काम करता है। तो ये ड्रग क्या करती है कि उस एंजाइम जो होता है 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम उसको इनहिबिट करता है, और उसको इनहिबिट करके डीटीएच जो होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसके लेवल को क्या करता है, कम करने का काम करता है। क्योंकि यही हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे आकार उसका बढ़ रहा है, तो उसको रिड्यूस करने का काम करता है। और इसमें जो काम में ली जाती है वो फिनास्टेराइड काम में लेते हैं। तीसरी जो होती है इसके अंदर वो है बलून डायलेशन थेरेपी जो है वो काम में ली जाती है। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि बलून होता है, उस बलून जो उसको यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, और इंसर्ट करने के बाद उसको क्या करते हैं, फुला दिया जाता है। बलून जैसे ही फूलता है वो क्या करेगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको अंदर से कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करके फिर क्या करता है कि ये यूरेथ्रा के ऊपर जो कंप्रेशन जो हो रहा है उस कंप्रेशन को क्या करता है, कम करता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो बलून के द्वारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो उसको क्या करते हैं, दबा दिया जाता है, प्रेशर डाल के दबाया जाता है। तो एक तो ये काम में ली जाती है। इसके अलावा यदि एनलार्जमेंट माइल्ड टू मॉडरेट हो रहा है, कम मात्रा में एनलार्जमेंट हो रहा है, तो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है या हर्बल मेडिसिन होती है सॉप पाल्मेटो करके। ये सॉप पाल्मेटो करके हर्बल मेडिसिन होती है, इसका इस्तेमाल जो है वो भी माइल्ड टू मॉडरेट बीपीएच जो होता है उसके अंदर किया जाता है। ये भी क्या करते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसकी जो ग्रोथ हो रही है, एक्सेस ग्रोथ हो रही है, उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं, उसको ग्रोथ जो होने नहीं देता। इसके अलावा यदि यूरिन पास करने में दिक्कत आ रही है और ब्लैडर जो है यूरिन से फील हो गया है, तो उस कंडीशन में कैथेटराइजेशन करते हैं, मतलब कैथेटर जो होता है वो इंसर्ट किया जाता है, और कैथेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर जो है उसको खाली किया जाता है। इसके अलावा सेकेंडरी इन्फेक्शन या इन्फेक्शन नहीं हो उसके लिए एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो काम में ली जाती है। तो ये तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट जो है या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट वो हो जाएगा। यदि मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक नहीं होता है, आकार बहुत ज़्यादा बड़ा है, कंप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो काम में लिया जाता है, मतलब सर्जरी जो है वो की जाती है। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर एक तो सर्जरी जो की जाती है TURP मतलब ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। मतलब इसमें क्या करते हैं कि इंसिजन नहीं लगाया जाता है, इसमें सीधा यूरेथ्रा जो है उसके माध्यम से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको रिसेक्ट किया जाता है, मतलब उसके काट करके बाहर निकाला जाता है। तो एक तो ये सर्जरी हो जाएगी। ठीक वैसी एक और सर्जरी होती है TUIP ट्रांस यूरेथ्रल इंसिजन ऑफ प्रोस्टेट। दोनों लगभग एक जैसी सर्जरी होती है। इसमें भी क्या करते हैं, यूरेथ्रा के माध्यम से फिर क्या करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको काट करके रिमूव किया जाता है, तो वो तो TURP हो जाएगा। अगली जो सर्जरी है वो है लेज़र एब्लेशन। लेज़र एब्लेशन में लेज़र जो है उसके माध्यम से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको रिमूव किया जाता है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसको नेक्रोटाइज कर दिया जाता है, और उसके बाद उसको हटाया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं कि ट्रांस यूरेथ्रल लेज़र रिसेक्शन होता है। ठीक वैसा ही कि लेज़र टेक्निक जो है वो यूरेथ्रा के माध्यम से भेजी जाती है, मतलब इंसिजन नहीं लगाया जाता है, यूरेथ्रा के माध्यम से यदि लेज़र टेक्निक के द्वारा रिमूव किया जाता है तो ट्रांस यूरेथ्रल लेज़र रिसेक्शन हो जाएगा। ठीक वैसा ही एक ट्रांस यूरेथ्रल नीडल एब्लेशन होता है। ट्रांस यूरेथ्रल नीडल एब्लेशन के अंदर क्या होता है कि यूरेथ्रा के माध्यम से नीडल जो है उसके माध्यम से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है।
तो वो ट्रांसयूरेथ्रल नीडल एब्लेशन हो जाएगा। अगली जो होती है वो प्रोस्टेक्टोमी होती है, मतलब सर्जरी के माध्यम से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको ही काट करके रिमूव करना, मतलब हटा देना। तो इसमें जो सर्जरी की जाती है वो उसमें एक तो सुप्रा प्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी होती है। सुप्रा प्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी या प्रोस्टेट रिसेक्शन होता है, उसमें क्या करते हैं कि प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है उसके ऊपर ही सीधा इंसिजन लगाया जाता है और इंसिजन लगाने के बाद सीधा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको रिमूव किया जाता है। तो एक तो सुप्रा प्यूबिक प्रोस्टेट रिसेक्शन हो जाएगा या प्रोस्टेक्टोमी हो जाएगी। दूसरी जो सर्जरी की जाती है वो होती है रेट्रो प्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी होती है। रेट्रो प्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी में क्या होता है कि प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है उसके पीछे की तरफ इंसिजन लगाया जाता है और यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके माध्यम से या उससे होते हुए प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है। तो वो तो रेट्रो प्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी हो जाएगी। तीसरी जो सर्जरी होती है वो पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी होता है। पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी के अंदर क्या करते हैं कि जो पेरिनियम जो एरिया जो होता है वहाँ पर इंसिजन लगाया जाता है, कट लगाया जाता है और वहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है। तो वो पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी हो जाएगी। तो ये तो प्रोस्टेक्टोमी सर्जरी के टाइप हो जाएंगे जिसके माध्यम से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसको काट करके रिमूव किया जाता है। तो ये था इसका सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो। बीपीएच जो है उसका नर्सिंग मैनेजमेंट जो है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के अदर डिसीज जो है वो पढ़ेंगे, जैसे प्रोस्टाइटिस और प्रोस्टेट कैंसर जो है तो उसके अंदर आएगा, उसका कॉमन रहेगा। तो अलग वीडियो के अंदर हम इसका नर्सिंग मैनेजमेंट जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये था बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन है। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।